रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन। पूरा चैप्टर 1 का हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इसका वेटेज है 8 मार्क्स। इसमें हमें पढ़ने हैं इतने टॉपिक्स। 2 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे डिलीटेड हैं, तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, यानी कि हमें रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। और वेटेज भी अच्छा खासा है इसका। छोटे छोटे से कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। क्लास 11th में हमने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे कि x, y, जब भी एलिमेंट कॉमा के फॉर्म में लिखे रहते हैं ना, 1, 2, 3, 4, इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन जो होता है एक तरह का ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अगर A से B तक कोई रिलेशन ये डिफाइन करते हैं, इसका मतलब A के एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेटेड है। रिलेशन का मतलब समझिए कि अगर लिखा हुआ है रिलेशन R इज इक्वल टू x, y, मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये इस एलिमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट B। तो ये रिलेशन की मीनिंग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है A से B की ओर। A के अंदर 3 एलिमेंट है 2, 3, 4। इन्होंने रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन किया है कि x + 5 से रिलेटेड है, यानी हर एलिमेंट अपने 5 ज़्यादा से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो 2 किससे रिलेटेड होगा? 2 से 5 ज़्यादा क्या होगा? ये होगा जाएगा 7। तो 3 किससे रिलेटेड होगा? 8 से। और 4 किससे रिलेटेड हो जाएगा? 9 से। तो हम देख सकते हैं कि एक रिलेशन है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। अगर इस रिलेशन को क्लास 11th में हम लोगों ने यही किया था। रिलेशन को, ये रिलेशन हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। ये रिलेशन यहाँ पे लिखा है हमने सेट बिल्डर्स फॉर्म में, हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कहेंगे कि 2, 7, 3, 8, 4, 9। कौन किससे रिलेटेड है अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो वो हो जाता है रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। दिस इज रिलेशन इन सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो ये सब हमने क्लास 11th में बात की थी। अब क्लास 12 में रिलेशन के जो है ना, थोड़ा सा कुछ और वर्जन सामने आएंगे। लाइक नेचुरल नंबर के सेट में लेस देन और इक्वल टू होने का रिलेशन, ऐसा भी रिलेशन ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर से बाहर निकले तो सेट जो है, अगर हमें लाइंस का दिया है, सेट ऑफ लाइंस, यानी लाइन ही लाइन है हर तरह की, तो लाइंस के सेट में रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी रिलेशन है कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड माना जाएगा अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर तो कहेंगे वो रिलेटेड है। अगर हम लाइन से, ट्राइंगल से, फिर इसी तरह से रिलेशन, और फिर इसी तरह से ट्राइंगल के सेट में कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हो सकता है। इसी तरह से अगर हम सेट बना लें ह्यूमंस का, तो ब्रदर होने का रिलेशन, सिस्टर होने का रिलेशन। ये जानने के बाद कि रिलेशन क्या होता है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। भाई रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले नाम सामने आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी भी तरह का रिलेशन अगर हमें प्रूव करना है तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। पहला तो रिलेशन क्या दिया है, दूसरा कि सेट कौन सा है। तो सपोज हमें एक सेट दिया है S और एक रिलेशन है R। इस सेट पे कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा अगर हम सेट से एक एलिमेंट लें और वो एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जाए, यानी कि A से ही रिलेटेड हो जाए और ये हर एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सेट का हर एलिमेंट खुद से ही अगर रिलेटेड हो जाए तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। इफ A बिलोंग्स टू R देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसे पहचानना और प्रूव करना बहुत ईजी है। अगर आपको कोई बोले कि एक ऐसा रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या करना, उस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट डालना उसको खुद ही के साथ रिलेटेड कर देना। लाइक 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर किसी भी रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 A टाइप के एलिमेंट हैं देन इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फाइन। नाउ चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप के रिलेशन की। सेकेंड रिलेशन का टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है? अगर हमें जो सेट दिया है S, उससे हम कोई 2 एलिमेंट लें, जब A B से रिलेटेड हो रहा हो उसी टाइम B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, तब रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू S। सेट से मैंने 2 एलिमेंट ली है। A अगर B से रिलेटेड है, अगर A B से रिलेटेड है और B भी A से ही रिलेटेड है सेम रिलेशन से, इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम क्या कहेंगे कि यस ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। इसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइन्स के सेट में तो जब भी आपको रिलेशन ऐसा, अगर कोई बोले कि एक ऐसा रिलेशन बताइए जो कि सिमेट्रिक हो, तो आप क्या बोलना? 1, 2, तो 2, 1 भी कर देना, यानी उल्टा कर देना है तुरंत। तो 1, 2 है और 2, 1 भी है, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा।
3 4 है और 4 3 भी है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये भी इजी है बहुत प्रूव करना। अगर हम थोड़ा दूसरे टाइप के एग्जांपल देखना चाहें, सपोज लाइंस के सेट में इन्होंने कहा है कि पैरेलल होने का रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, प्रूव करना है। तो हमने एक लाइन ले ली L1, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो एट द सेम टाइम L2 भी तो L1 के पैरेलल हो रही है। इफ L1 is related to L2 then L2 is also related to L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो थोड़ी ना L2 उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो भी तो पैरेलल ही होगी। तो यस, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया आपको। और पहचानना कैसे इसको देख के, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, 7 2 है तो 2 7 होना चाहिए, जो भी है ना उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल है, आपको मान लीजिए कोई पूछ ले कि ये एक रिलेशन दिया है 1 2 और 2 1, ठीक है। 1 2 2 1 से तो लग रहा है कि सिमेट्रिक है, लेकिन 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक बट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें क्या ऐड कर दें कि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो 3 4 है तो भाई 4 3 अगर आ जाए तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए? 4 3, ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 रिलेशन हमने डिस्कस कर लिए। चलिए बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है? कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर हमने सेट से 3 एलिमेंट उठाए। यहाँ पे 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें ट्रांजिटिव के लिए। जैसे ट्रांजिटिव डिसीज होती है ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो वैसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमने सेट से 3 एलिमेंट उठाए A, B एंड C, फाइन। अगर A B से रिलेटेड है और एट द सेम टाइम B किसी तीसरे से रिलेटेड है, C से, A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, और अगर आप प्रूफ कर पाते हो कि A C से रिलेटेड है, A था B से और B था C से, अगर A और C भी रिलेटेड हो जाते हैं तो ये रिलेशन कैसा हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। तो अगर सीधे सीधे हम कहें तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 1 3 3 2, 1 3 से रिलेटेड और 3 2 से, और अगर 1 2 भी है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन ट्रांजिटिव के 2 स्पेशल केस भी है जिन्हें हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया ना? अगर लाइंस के सेट में हम इसे समझे, 3 लाइन है L1 L2 एंड L3। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L2 भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होने का रिलेशन कैसा है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2 और तीसरी लाइन है L3। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी? नो, ये तो आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि परपेंडिकुलर होने का रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आपको सेट में कैसे समझना है? 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। ऑब्वियसली एक फुल क्वेश्चन आएगा जो कि कंप्लीटली 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, और छोटे क्वेश्चन यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 MCQs लिख रखे हैं। कंसेप्ट हमें क्वेश्चन से ही क्लियर होगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पे लिखा है द रिलेशन आर ऑन सेट। एक सेट दिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इन सेट पे डिफाइन है एक रिलेशन, कैसा है? 1 1 2 2 3 3। ये रिलेशन है, और ये कैसा रिलेशन है? इट इज़ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबलेट्स हैं 1 1 2 2 3 3, और एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा होगा? दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेम सेट है 1 2 3 एंड अ रिलेशन इज डिफाइंड 1 2 2 1। ठीक, अभी कैसा लग रहा है? 1 2 2 1। अभी लग रहा है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, लेकिन इन्होंने ये सब डिस्क्लोज नहीं किया कि कैसा है। इन्होंने कहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें कि रिलेशन कुछ और बन जाए। फर्स्ट ऑप्शन है दिस विल बी रिफ्लेक्सिव इफ 1 1 इज एडेड। फिर सेकेंड है सिमेट्रिक बन जाएगा अगर 2 3 ऐड करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 1 2 2 दोनों होना चाहिए। इसने कहा है कि 1 1 बस ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें 2 2 चाहिए, तो ये आंसर तो सही नहीं हो सकता। फिर सेकेंड है सिमेट्रिक इफ 2 3 इज एडेड। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो अगर सिर्फ 2 3 ऐड करेंगे और 3 2 नहीं होगा तो वो तो सिमेट्रिक होने से रहा, तो ये भी सही नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सिमेट्रिक इफ 3 2 इज एडेड। 3 2 ऐड करेंगे और उसमें 2 3 तो है नहीं, तो ये भी सही नहीं होगा।
ठीक, अब बात करते हैं, अब सी बचता है सिर्फ, तो सी ही सही होगा, ये बात तो सही है, लेकिन सी क्यों सही होगा देखेंगे ध्यान से। ट्रांजिटिव इफ 1 1 इज एडेड, अगर इसमें हम 1 1 ऐड कर देंगे तो ये रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक है, और साथ में इसमें क्या आ रहा है 1 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि स्पेशल केस है कि ये जो रिलेशन है 1 2 2 1 यानी कि सिमेट्रिक है। अगर किसी एक का भी डबलेट प्रेजेंट हो जाता है, जैसे किसी का भी एक का, जैसे 1 2 और 2 1 है, अगर 2 2 भी हो जाए या 1 1 भी हो जाए, किसी एक का डबलेट अगर आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन याद रखिएगा। तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा इफ 1 1 यानी किसी एक का डबलेट आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, फिर ट्रांजिटिव हो जाता है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट, एक सेट दिया है 1 2 3, इस पे एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है, एंड रिलेशन कैसा है 1 2, मतलब सिर्फ 1 और 2 बस है इसमें, जस्ट 1, देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस। तो आप ऐसे केस में याद रखिए कि जबकि 1 2 दिया है या फिर 2 3 दिया है या फिर 1 3, मतलब कोई एक ही बस ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दिया है, ऐसे केस में ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स चाहिए, सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, दैट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ऐसा रिलेशन हमेशा कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है। दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, याद रखिएगा। और अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दिया है 1 2 3 और यहाँ पे एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 यानी डबलेट्स है। डबलेट्स का मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है। इसके बाद क्या कहा है कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, यानी कि पूरा ट्रांजिटिव वाला हो रहा है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से और 1 और 3 भी रिलेटेड है, यानी कि ये ट्रांजिटिव का पूरा केस है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये हमें समझ में आ गया। अब ऑप्शंस क्या दिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी इन्होंने ट्रांजिटिव मेंशन नहीं किया, कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, जो तो नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन बाकी के देख लेते हैं, बाकी कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये नॉट ट्रांजिटिव कर रहा है, जबकि हम पहले समझ गए कि जो ट्रांजिटिव है तो ये नहीं हो सकता। फिर सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक तो ये है नहीं, फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव तो है, तो ये लास्ट ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है ये। अब कई बार जो है ना क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकते हैं कि गिव एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच, आपको एक सेट दिया रहेगा, मान लेते हैं कि सेट दिया है ABC, ठीक, और इन्होंने बोला है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, एक ऐसा रिलेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि रिफ्लेक्सिव हो, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो कि रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, डबलेट्स बनाना है, AA BB CC, मतलब डबलेट बना लो, एक बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन डबलेट्स होना चाहिए, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फाइन। फिर सेकेंड में अगर उन्होंने बोला है कि सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल दो, एक ऐसा रिलेशन बताओ जो कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक भी आपको पता, बहुत ईजीली आप बता सकते हो, AB देन BA भी कर दो, अगर AC कर रहे हो तो CA भी कर दो, ठीक है, तो देन इट इज़ सिमेट्रिक। ओके, अब इन्होंने कहा है कि कब एक रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ एक पेयर, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर कर लो, सिर्फ एक पेयर 1 3, तो यहाँ पे ABC है तो AC कर सकते हैं, AB कर सकते हैं, सिर्फ एक पेयर होगा तो वो ट्रांजिटिव डेफिनेटली होता है, ठीक। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ट्रांजिटिव है, एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव के साथ ट्रांजिटिव बताना है ना, जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव में जानते हैं कि हमें डबलेट्स बनाना है, तो आप क्या करिए 1 1 2 2 ऐसा लीजिए, और उसके बाद आप क्या कर लो कि 1 के साथ 2 भी कर लो, 1 1 2 2 यानी डबलेट्स है तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब ट्रांजिटिव भी हो जाता है, अगर 1 के साथ 2 बना लेते हैं, आप 1 के साथ 2 ले लेते हो तो ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ रिलेशन, एक सेट दिया है 1 2 3, इन्होंने इसमें एक रिलेशन दिया है 1 2 एंड 2 1, यानी ये सिमेट्रिक है, 1 2
एंड 2 1। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस रिलेशन में हम कुछ ऐड कर दे तो एक नया रिलेशन बन जाता है, हमें सोच समझ के आंसर देना है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव बन जाता है ये अगर 1 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ 1 1 से बात तो बनेगी नहीं, 1 1 के साथ 2 2 भी होना चाहिए, तो ये नहीं सही हो सकता, दिस इज नॉट ट्रू। फिर सेकेंड है सिमेट्रिक इफ 2 3 इज एडेड। तो ये सिमेट्रिक कब बनता है, जब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ से सिर्फ इन्होंने कहा 2 3 बस ऐड करेंगे, तो ये तो सिमेट्रिक होने से रहा, दिस ऑल्सो फॉल्स, ये भी सही नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव इफ 1 1 इज एडेड, तो 1 2 2 1, और अगर 1 1 भी आ जाता तो देखिए आप ऐसा समझिए ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड है, और अगर ए सी से हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ से 1 1 आ जाता है यहाँ पे ना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। तो इस कंडीशन को आप नोट कर लीजिए कि अगर ए बी है और बी ए है, ठीक, इसके साथ अगर आप ए एल ऐड कर देते हैं या फिर आप बी बी ऐड कर देते हैं एनी वन, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है। फाइन, तो इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर 1 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 1 1 भी ऐड कर सकते हो, 2 2 भी ऐड कर सकते हो, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक, तो ऐसे इसके क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब इसमें जो बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए जल्दी से उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम पिछले पेपर्स की तरफ नज़र डालें तो इस चैप्टर का चूंकि वेटेज 8 मार्क्स है, तो इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि एक एमसीक्यू दे दें, वो एक 2 मार्कर दे दें और एक 5 मार्कर दे दें, पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक 3 मार्क का क्वेश्चन दे दें और एक दे दें आपको 5 मार्कर, यानी कि हर हाल में एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपके रिलेशन एंड फंक्शन से बनने वाला है। तो बहुत ध्यान से हमें से करना होगा और इजीली कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाओगे। और यहाँ एक अच्छी बात ये है कि आप चूंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है ना ये, तो अगर आप उसे मैथमेटिकली नहीं भी प्रूव कर सकते हो, देन यू कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आप एक्सप्लेन कर सकते हो वर्ड्स में अपने तरीके से। अब अगर हम अपने एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स या 2 या 3 मार्क्स के लिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सब में आपको एक रिलेशन दिया है, एक सेट दिया है, आपको बताना उस सेट पे जो रिलेशन है ना वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, या तो कब होता है एक रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, 12 13 14 ये जो क्वेश्चंस हैं और इस पैटर्न के और भी क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन है लेट टी बी द सेट, हमें एक सेट दिया होगा, इन्होंने एक सेट दिया है टी, कैसा सेट है, ऑल द ट्राइंगल्स का सेट, यानी उनमें जितने भी तरह के ट्राइंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल्स हैं उसमें। इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं उसका सेट इन्होंने दे दिया है, और एक रिलेशन डिफाइन है, कैसा रिलेशन है, ट्राइंगल्स का सेट है। तो हम उनमें से 2 ट्राइंगल्स अगर लेते हैं T1 और T2, तो T1 T2 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी का। आपको बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो सेट से लिया है वो खुद के ही साथ दिए हुए रिलेशन से रिलेट हो जाए। 1 1 A is related with A, every element is related with itself, that is reflexive means. Fine, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया। अब सेट कैसा है, ट्राइंगल्स का, तो नंबर्स तो ले नहीं सकते। let T1 is an element from the set, तो सेट का नाम इन्होंने T दिया है, तो हमने उससे एक ट्राइंगल उठा लिया। क्या कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है? डेफिनेटली होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट इज व्हाई हमने जो ट्राइंगल लिया वो भी तो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो T1 इज रिलेटेड टू T1, यानी कि हम लिखेंगे कैसे, अगर A B से रिलेटेड है तो अपन कैसे लिखते हैं, A, B बिलोंग्स टू R, ऐसे लिखते हैं। अब हम कहना चाह रहे हैं कि T1 T1 से ही रिलेटेड है, तो T1, T1 बिलोंग्स टू R। तो चूंकि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यानी क्या है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, 1 1 2 2 A टाइप का उसमें कंडीशन होनी चाहिए। तो हेंस ये रिलेशन में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस रिलेशन R इज कॉन्ग्रुएंट।
सो रिफ्लेक्सिव होने की जो कंडीशन है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, जो भी सेट दिया है उससे एक एलिमेंट उठाना है और बताना है वो खुद से रिलेटेड है कि नहीं। ठीक, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी सेट दिया है ना उससे आपको 2 एलिमेंट उठाने हैं। तो हमें क्या दिया, सेट ट्राइंगल का सेट दिया। तो अभी हम इस बार क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे, T1 एंड T2 बिलोंग्स टू आवर सेट। अगर T1 T2 से अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो क्या दूसरा भी पहले के कॉन्ग्रेंट होगा? डेफिनेटली। तो इसी तरह से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है यानी कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, देन डेफिनेटली T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1, दैट इज T1 T2, T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्योंकि हम थियोरेटिकली इस बात को समझ चुके हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर T1 T2 से रिलेटेड है तो T2 भी T1 से रिलेटेड होगा, हेंस वी कैन से दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, जो आपको सेट दिया उससे आपको 3 मेंबर लेने हैं। तो हम लोग यहाँ से लेंगे फॉर ऑल T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू द सेट T। हमने 3 ट्राइंगल्स ले लिए। आपको बताना है कि अगर T1 T2 के से रिलेटेड है यानी T1 नाम का ट्राइंगल T2 नाम के ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम T2 T3 से रिलेटेड है यानी कि T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट, देन ऑब्वियसली T1 विल बी कॉन्ग्रेंट टू T3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 is related to T3 definitely, hence this relation is transitive too। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में डायरेक्ट इसे पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। n जो है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक। अब n क्रॉस n का मतलब होता है एक सेट का, अब कभी भी अगर देखिए ऐसे क्रॉस लिखा हुआ है n क्रॉस n, इसका मतलब n का n के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो जो उसके कंटेन यानी उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हो जाते हैं, A, B, C, D, E, F, इस टाइप का हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर के सेट को उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो नेचुरल नंबर के सेट को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। तो अगर n क्रॉस n सेट को हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगा, इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे A, B, C, D, E, F पेयर टाइप के होंगे। इस n क्रॉस n से आप कोई एक सिंगल एलिमेंट A नहीं ले सकते, इसमें हर एलिमेंट पेयर जैसा है। क्यों? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है 2 सेट का। यहाँ तक क्लियर है? तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो सेट है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमेशा एक सेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे सेट क्या है, सेट n क्रॉस n है। मैंने रिलेशन कैसा बताया है कि अगर इस सेट के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट किया जाता है, अगर ए बी को सी डी से रिलेट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी सी डी से रिलेट हो रहा है तो क्रॉस वाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाता है। ऐसा रिलेशन इन्होंने दिया है। इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी देन इट इम्प्लाइज, या इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है। इस रिलेशन को हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। किस सेट पे, n क्रॉस n पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना क्या होता है, वैसे ही जैसे हमने समझा है, हमें जो भी रिलेशन दिया, जो भी सेट दिया, करना हमें एक ही काम है। हमें क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है सेट से। तो आपका सेट भी थोड़ा अजीब टाइप का है, n क्रॉस n है। तो इससे हम एक एलिमेंट उठाते हैं ए बी हमने एक एलिमेंट उठाया, लेकिन अब चूंकि ये सेट ऐसा है n क्रॉस n टाइप का है तो उसका हर एक एलिमेंट भी उठाएंगे ना तो वो पेयर जैसा होगा। अब आपको बताना है कि ये एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड है। तो अगर हम लोग इसको खुद से रिलेटेड बता देते हैं, ए बी को हमें बताना है इफ अगर ए बी खुद के साथ रिलेटेड हो जाए तो क्या सही होगा वो, तो लेट ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक। तो अगर आप इस रिलेशन को हम फॉलो करें तो ये कहता है कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड होता है तो ये हो जाता है। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करें तो अगर ए बी से ही रिलेटेड है तो क्या होगा, पहले क्या हुआ था, ए डी से, फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये ए बी से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, फिर क्या हुआ था यहाँ पे बी सी, यानी कि ये इससे हो जाएगा तो बी सी, और सी की जगह कौन है, ए। तो अगर हम इस रूल को यहाँ अप्लाई करें तो हमें मिलता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। आपको बताना है कि ये बात सही है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, नेचुरल नंबर से लिया गया है ए और बी, तो नेचुरल नंबर के सेट में 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, यानी कि वो कम्यूटेटिव होता है। ए बी इक्वल्स टू बी ए इज ट्रू ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये तो सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू, हैंस
तो अगर ये मान के चलते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ट्रू है। इसका मतलब कि ए बी से रिलेटेड है, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने खुद से साथ रिलेटेड है, यानी कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? आपको इसमें रिफ्लेक्सिव में ये बताना होता है कि एक एलिमेंट लेते हैं वो खुद से ही रिलेटेड है, तो एक एलिमेंट लिया हमने खुद से रिलेटेड मान के चला, तो जो उसका रिजल्ट आया वो ट्रू है, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। हमें सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो हमने दो एलिमेंट लिए। तो पहला एलिमेंट क्या लेंगे? ए बी, क्योंकि पेयर वाले एलिमेंट्स हैं। दूसरा एलिमेंट हमें लेना है सी डी। ये दो एलिमेंट हमने ले लिए किससे? हमारे जो सेट था, सेट कौन सा था? n क्रॉस n था, उससे हमने दो एलिमेंट ले लिए। अब आपको बताना है अगर ए बी से रिलेटेड है तो उसी रिलेशन से बी भी ए से रिलेटेड है। तो लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है। अब अगर सी डी, अब बताना है कि सी डी भी ए बी से रिलेटेड है, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, तो क्या होगा? तब हो जाएगा आपका सी बी इज इक्वल टू डी ए। सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, यानी कि सी बी इज इक्वल टू डी ए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी बी इज इक्वल टू डी ए। अगर हम इसे ठीक से लिख दे तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, और यही तो ऊपर लिखा था, यानी कि इसके इक्वल होने का मतलब ये होता है। तो हैंस इफ ए बी रिलेटेड टू बी सी डी देन सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी। ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है ना वो बाई कंडीशन है, यानी कि आपको जब भी आप कुछ प्रूफ करें ना तो इसमें आपको ये वाला साइन लगाना है, एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस। दो बार प्रूफ नहीं करना, बस ये साइन लगाते जाना है। तो ऐसा करना है आपको। ठीक। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड तो सी डी भी ए बी से उसी रिलेशन से रिलेटेड है। थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या करना होता है? तीन एलिमेंट उठाने पड़ते हैं सेट से। तो हमने पहला एलिमेंट ले लिया ए बी, दूसरा एलिमेंट ले लिया सी डी, और तीसरा एलिमेंट ले लिया ई एफ। ये तीन एलिमेंट हमें उठाना है सेट से, यानी कि n क्रॉस n से। फाइन। तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड से रिलेटेड है, कि ए रिलेटेड बी लेके चलते हैं। तो लेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्या होगा इससे हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद सेकेंड को थर्ड से रिलेटेड मानना है, यानी कि एज वेल सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो इससे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सी एफ इज इक्वल टू डी ई। ये मतलब हुआ ना। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के होने के बाद हमें क्या प्रूव करना है? कि ए इज रिलेटेड टू सी, यही प्रूव करना है ना। तो अब हमें ए इज रिलेटेड टू सी, यानी कि हमें बताना है कि ए बी, देखो ध्यान से, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी। तो अब क्या बताना है आपको? ए बी रिलेटेड ई एफ बताना है। और यहाँ पे भी हम बाई कंडीशन लगाएंगे। तो ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू बी सी, दिस फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो सी एफ इज इक्वल टू डी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे भी बाई कंडीशन लगा दीजिए। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। और ए बी रिलेटेड टू ई एफ कैसे आएगा? हमें अगर ए एफ इज इक्वल टू बी हम बता दिए तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक। तो हमारा इंटेंशन है ए एफ इज इक्वल टू बी ई प्रूव करना, तो ये आ जाएगा। तो अभी आप क्या करते हैं? ए एफ की वैल्यू लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। तो अब ए एफ कैसे आएगा? अभी जो आपका फर्स्ट इक्वेशन से उससे ए निकाल लो। ए क्या है? बी सी अपॉन डी है, तो ए की जगह आप लिख सकते हो बी सी अपॉन डी। ठीक। और एफ की जगह, एफ की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन से डी ई अपॉन सी लिख सकते हो, डी ई अपॉन सी। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या आ गया? बी ई आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ए एफ इज इक्वल टू बी जो है वो आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ई एफ से रिलेटेड है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन लिख लेंगे कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ डबल इम्प्लाइज ए एफ इज इक्वल टू बी, हेंस दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इसलिए कैसा होगा? ये रिलेशन जैसा है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए? तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यहाँ से प्रूफ हो जाता है इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी भी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की। तो इस रिलेशन, तो चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। सेकेंड टॉपिक है हमारा फंक्शन। सबसे पहले व्हाट इज़ फंक्शन? सबसे पहले मन में सवाल उठता है कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है।
हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन जरूर होता है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ। फंक्शन को हम लोग किसी भी फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं अगर ए सेट से बी सेट के बीच कोई फंक्शन डिफाइन है तो हमें डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी। ये फंक्शन क्या करता है? ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड हो तो उसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन की दो कंडीशन है कि ये जो पहला सेट है जिसे कहते हैं डोमेन, इसके सारे एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, चाहे कई एलिमेंट एक से रिलेटेड हो जाएं, यानी कि मैनी वन रिलेशन इज अ फंक्शन, बट एक एलिमेंट कई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वन मैनी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है, पहली तो डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन मैनी वन रिलेशन इज अ फंक्शन बट वन मैनी इज नॉट अ फंक्शन। Each element of the domain has a unique image in range, then it is called function। ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है इस साल क्लास 12th में कि फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले नाम आता है वन वन फंक्शन। व्हाट इज वन वन फंक्शन? अगर ये एक सेट ए है और ये दूसरा सेट है बी, ए के अंदर सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, अगर ऐसा है वन वन भी कहते हैं या वन टू वन भी कहते हैं। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं। वन एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज। तो बी डैश और सी की इमेज सी डैश। हर एक एलिमेंट हम देख सकते हैं एक एलिमेंट की एक इमेज है, वन टू वन फंक्शन, एक एलिमेंट एक इमेज। कभी भी ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन रेंज, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस सेट में कुछ पर्सन है, कुछ लोग हैं, और इस सेट में उनके आधार नंबर है। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी दो लोगों का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता है, ईच इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट आधार नंबर। तो सेट ऑफ पीपल एंड देयर आधार नंबर मेक्स अ वन वन फंक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब जो फंक्शन वन वन नहीं होते हैं वो होते हैं सेकंड टाइप के, यानी मैनी वन। मैनी वन में क्या होता है? कई सारे एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाती है। देखिए, हो सकता है कि तीन एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेटेड हो और फिर एक की कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। यानी कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन के रेंज के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो मैनी वन होता है। वन वन सबकी अलग अलग इमेज होती है, मैनी वन जब कई सारे एलिमेंट की एक ही सेम इमेज मिल जाती है। तो वन वन एंड मैनी वन समझ में आ गया। अब थर्ड है ऑन टू फंक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जबकि ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अगर एक सेट ए से दूसरे सेट बी की ओर कोई फंक्शन डिफाइन है, वो कुछ इस तरह से है कि x1 की इमेज अगर y1 है तो y1 के लिए x1 कौन है? उसकी प्री इमेज। तो y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y3 की प्री इमेज x3 है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेट B है उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी B के हर एक एलिमेंट भी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है। B के सारे एलिमेंट की A में प्री इमेज मिल रही है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग ऑन टू। ऑन टू अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार इन टू समझ लीजिए। तो ये ऑन टू समझ में आ गया। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं, यानी कि अगर ए से बी में कोई फंक्शन चल रहा है इस तरह से कि बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज ए में हो, जैसे y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y3 की प्री इमेज x3 है, यानी कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज प्रेजेंट है। सो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है जो a से b में डिफाइन है। यहाँ पे y1 की प्री इमेज है x1, y2 की प्री इमेज है x2, लेकिन y3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। आई थिंक इनटू समझने के बाद आपको ऑन टू समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर b के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए तो वो ऑन टू है, और लेकिन अगर किसी एक की प्री इमेज नहीं मिले तो वो ऑन टू नहीं होगा, बल्कि वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो हमें बेसिकली पढ़ना है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। समझ गए?
ये दोनों इसलिए समझाए गए क्योंकि जब 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, जब ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई आप बता देंगे कि सब एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है। ऑन टू के लिए हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि जो आपका को डोमेन है उसमें सब एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिल जाती है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना मिले, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अब एक स्पेशल नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो कि आपको क्वेश्चंस में देखने मिलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 होता है साथ में ऑन टू होता है, उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रूफ करिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस फंक्शन को पहले 1 1 प्रूफ करना है यानी कि इंजेक्टिव प्रूफ करना है, फिर ऑन टू प्रूफ करना है यानी कि सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव या 1 1 प्लस ऑन टू इज इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो सब हुआ कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब हम क्वेश्चन हमें दिए होंगे तो हम उन्हें कैसे 1 1 प्रूफ करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 1 ऑन टू क्या होता है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। कोई भी फंक्शन दिया होगा तो हमें कैसे प्रूफ करना है फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। टू प्रूव 1 1 फंक्शन, ध्यान से सुनिए, 1 1 का मतलब होता है हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम ना हो, ऐसा बताना है। तो हम लोग 1 1 मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका को डोमेन है, को डोमेन से 2 एलिमेंट उठाते हैं और उनकी इमेज को सेम लेके चलते हैं। एफ ऑफ x1, एफ मतलब इमेज, x1 की इमेज एफ ऑफ x1, x2 की इमेज एफ ऑफ x2। हम लोग मान लेते हैं कि कोई 2 एलिमेंट की इमेज इक्वल है, और अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट इक्वल हैं तो ही उनकी इमेज इक्वल है, अदरवाइज नो 2 एलिमेंट्स आर हैविंग सेम इमेज। ठीक, तो 1 1 प्रूव करने का ऑफिशियल तरीका ये है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेके चलिए और प्रूव कर दीजिए x1 इक्वल्स टू x2। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 देन एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। मीनिंग वही है, लेकिन कई बुक में आपको ऐसा मेथड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो अभी भी ऐसा कर सकते हो। 1 1 समझ में आ गया, मीनिंग क्या होती है, एक एलिमेंट की एक इमेज प्रूफ कैसे करना है ऐसे। अब बात करते हैं ऑन टू कैसे प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको बताना है, दरअसल ऑन टू का मतलब होता है कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन में प्री इमेज मिल रही है, यानी कि यू हैव टू प्रूव कि देयर एग्जिस्ट, यू हैव टू प्रूव दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। एक्चुअली इस टाइम पे आपको को डोमेन यानी बी में से एक एलिमेंट उठाना हमें बताना है। अब सपोज को डोमेन में 100 एलिमेंट हैं, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि 100 एलिमेंट में पहले की भी प्री इमेज है, दूसरे की भी प्री इमेज है, पूरे के पूरे 100 एलिमेंट की हम प्री इमेज नहीं बता सकते, सारे एलिमेंट के लिए हम लोग नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्री एलिमेंट यानी कि कोई एक एलिमेंट उठाते हैं y b से। इस y के लिए आप ढूंढ के बता देते हैं कि कोई x a में है, एक y उठाते हैं b से और उसके लिए कोई x a में है, ये प्रूव कर देते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x इन a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यानी b से आपने y उठाया और आपने बता दिया कि इसकी प्री इमेज x है, यानी कि आपको कोडोमेन से कोई y उठाना है और उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज है, ऐसा ढूंढ के बता देना है। तो ये ऑन टू की मेथड हो गई। चलिए अभी इसके क्वेश्चन से समझते हैं। पहले जो है क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, MCQs में 1 मार्कर भी आ सकते हैं एंड 5 मार्कर्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, फंक्शन डिफाइन है r स्टार से r स्टार तक, वेयर r स्टार इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के जो बाकी रियल नंबर्स बचते हैं उनका सेट है। ठीक, आपको बताना है कि 1/x एक कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंजेक्टिविटी प्रूव करते हैं, यानी कि 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले आपको डोमेन से 2 एलिमेंट लेने हैं, x1 एंड x2। यू हैव टू चूज 2 एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, मैंने ले लिए हैं। उसके बाद उनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलना है, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चलना है। अब एफ एक्स की डेफिनेशन है 1/x, तो एफ ऑफ x1 की क्या हो जाएगी 1/x1 और एफ ऑफ x2 की क्या हो जाएगी 1/x2। अगर 2 एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल आपस में इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे,
तो यहाँ से हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाता है। अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलते हैं और x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाते हैं, इससे ये प्रूव होता है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, हैंस f इज़ 1 to 1 फंक्शन, यानी कि 1 1 फंक्शन। फिर सेकेंड नंबर पे हमें इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है, whether दिस फंक्शन इज ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव और नॉट। ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, रेंज के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज है ये बताना है। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है, दिस इज ऑन टू। तो आपको क्या करना है, रेंज से एक एलिमेंट उठाना है। तो लेट y इज दैट एलिमेंट, हमने रेंज से एक एलिमेंट उठा लिया है। इस y के लिए कोई x है, तो लेट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, मान लेते हैं कि इसके लिए एक डोमेन x का एग्जिस्टेंस है, सच दैट fx इज इक्वल टू y एंड वॉट एवर डेफिनेशन ऑफ fx इज गिवन। यहाँ पे fx की क्या डेफिनेशन है, 1/x, यहाँ पे अपन रख देंगे और फिर इससे निकाल लेंगे x। तो अगर 1/x y है तो x क्या होगा, 1/y। अब आपको बताना है कि ये जो x आया है क्या आपके डोमेन में है। तो आपका डोमेन क्या है, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर उसमें है। तो ये जो 1/y है ये भी तो कोई रियल ही होगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा ये। तो यस, दिस x बिलोंग्स टू योर डोमेन, हैंस योर f इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव है। समझ में आई बात। ऑन टू कैसे प्रूव करना है, आपको रेंज से एक y उठाना है, फिर आप सपोज कर लेंगे कि इस y के लिए एक x डोमेन में है, फिर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू fx, यानी कि fx इक्वल्स टू y, और इसे सॉल्व कर दे जाएंगे और फिर एक x निकाल लेंगे। जो x आया है अगर वो डोमेन में प्रेजेंट है तो आप लिख देंगे कि यस दिस फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि रेंज के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। फंक्शन है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यू हैव टू चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी कि 1 1 ऑन टू चेक करना है यहाँ पे। ठीक, तो अगर ये MCQ है तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगी, बट अगर 2 मार्कर में तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए आपको क्या करना होता है, डोमेन से, आपका डोमेन भी रियल नंबर है, आपका रेंज भी रियल नंबर है, तो आपको 2 एलिमेंट लेना है, x1 एंड x2 फ्रॉम द डोमेन। एंड 1 1 की मैंने क्या मेथड बताई थी कि आपको इन 2 एलिमेंट की इमेजेस को इक्वल लेके चलना है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेके चलना है। तो fx की डेफिनेशन है x स्क्वायर, तो f(x1) की क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर, x2 की क्या हो जाएगी, x2 स्क्वायर। अब अगर 2 एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल है, 2 एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल है, -4 का स्क्वायर भी 16 है और +4 का स्क्वायर भी 16 है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है, लेकिन -4 + 4 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि 2 एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल है, बट वी कैन नॉट से कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 के x2 होने का कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट श्योर। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) लेके गए थे, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 प्रूव हुआ है। इसका मतलब f जो है वो इंजेक्टिव नहीं है, f इज़ नॉट इंजेक्टिव। अगर उन्होंने इंजेक्टिव वर्ड का यूज़ किया तो आप इंजेक्टिव लिखो, उन्होंने 1 1 पूछा है तो आप 1 1 लिखो। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट इंजेक्टिव, 1 1 नहीं है। अब इसी फंक्शन के ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं वेदर इट इज़ सर्जेक्टिव और नॉट। तो ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है, हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ऐसे बताना है ना। तो रेंज से आपको एक y उठाना है, योर रेंज इज़ y r, उठा लिया। फिर y इज इक्वल टू fx लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू fx मतलब यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है। फिर उससे x निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√y। अब मान लीजिए, अब y लिया है रियल नंबर से, रियल नंबर में तो नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं। अगर y हमारा नेगेटिव हुआ होता तो x की वैल्यू आ जाती √ नेगेटिव एलिमेंट, यानी हमारा x हो जाता इमेजिनरी। यानी कि अगर हम रेंज से एक y उठाते हैं तब x हमारा हो जाता इमेजिनरी, जबकि आपका डोमेन क्या है, रियल नंबर का है, यानी कि तब x डोमेन में नहीं होता। यानी हर एक y के लिए यू आर नॉट श्योर कि उसका x डोमेन में होगा। तो क्या मतलब समझ में आया, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू,
ठीक। और अगर यही ऐसा होता कि x की वैल्यू कुछ ऐसी आती जिसमें आप कह सकते कि नहीं ये तो हमेशा डोमेन में होगा, तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। तो अभी आप इस फंक्शन में क्या कह सकते हो कि f(x = x² इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये है कि अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मेथड से तो 1 1 ऑन टू ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो 1 1 भी आ जाएगा और ऑन टू भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे एक सेट है A जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और B के एलिमेंट 4 एलिमेंट्स हैं, और इन्होंने फंक्शन बताया है कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक, 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज। तो हमने ये A डोमेन बना लिया और हमने ये को डोमेन बना लिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। तो डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। सो दिस फंक्शन इज 1 1। ये और बात है कि इसमें को डोमेन में एक एलिमेंट बच जा रहा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये ऑन टू है तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने सिर्फ कहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1। तो हम क्या कहेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज हैज़ दिस फंक्शन इज 1 1। मैथमेटिकली आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इफ x1 not equal to x2 it implies f of x1 not equal to f of x2। अगर वो लिखने वाला क्वेश्चन है तो आप ऐसा लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि अगर मैथमेटिकल टर्म आप भूल गए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो थ्योरी में कि वी कैन सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ डिफरेंट इमेज, सो दिस फंक्शन इज 1 1। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इस टॉपिक पे आपके MCQs आ जाए यानी कि बिना सोल्यूशन के। अब हम बात करते हैं 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव प्रूव करने की एक ट्रिक की। स्पेशली आप इसे यूज़ करिए MCQs में, वो है ग्राफिकल मेथड। हमने आपको कंसेप्शुअल मेथड तो बता दी कि 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग पेन आप बहुत क्विक वे में कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है f(x = x²) रियल नंबर से रियल नंबर तक एक फंक्शन है, कह रहा है कि ये क्या है 1 1 ऑन टू। तो आपको क्या करना है, इसका बनाना है ग्राफ। अगर x³ का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन आता है, ये बन गया x³ का ग्राफ। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेनी है ऊपर, ये खींच ली हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितनी बार काट रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बार काट रही है तो ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो ये 1 1 तो है। हॉरिजॉन्टल लाइन इधर भी काटेंगे, चाहे नीचे साइड ओरिजिन के ब्लॉक खींचेंगे तो भी एक ही बार काट रही है। तो चूंकि चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बार काट रही है, देन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दिस फंक्शन इज 1 1। 1 1 समझ में आ गया ग्राफ से। अब ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि क्या ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो y के ऊपर और नीचे दोनों साइड है कि सिर्फ एक साइड है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी इस फंक्शन की रेंज थी इसमें पूरी तरह से फैला हुआ है, नीचे भी उतना ही है जितना ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑन टू होता है। तो अगर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऊपर एक जैसा पूरा फैला हुआ है तो ये फंक्शन ऑन टू भी होता है। तो यस, ग्राफ से पता चल गया कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और आप चाहो तो वो ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, y = mod x। तो अब इसमें भी हम अगर ग्राफिकल मेथड लगाएं तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे। आप जानते हो इसका ग्राफ जो है वो V शेप आता है। mod x का ग्राफ खींच लिया आपने। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करिए। तो आप देख सकते हो कि ये जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये ग्राफ को एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जो ग्राफ को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये फंक्शन तो कभी 1 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 1 होने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो ये 1 1 नहीं है। ठीक, तो 1 1 तो नहीं हो सकता ये। अब ऑन टू में मैंने कहा था कि y के ऊपर और नीचे एक जैसा होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि तो ये जो ग्राफ है ये तो y के सिर्फ ऊपर साइड है, नीचे साइड कुछ है ही नहीं। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं था, ये ऑन टू भी नहीं है। क्योंकि एक बार फिर से सुनिए, आप ग्राफ में ध्यान से देखिए कि जितना पॉजिटिव साइड है, आप ध्यान से एक बार फिर से सुनिए कि आप ग्राफ में ध्यान से देखिए। अगर y एक्सिस में पॉजिटिव y के साइड जितना है उतना ही नेगेटिव y के साइड भी ग्राफ है तो वो ग्राफ जो होता है ऑन टू हो जाता है। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर साइड है, नीचे साइड नहीं है। तो दिस ग्राफ इज नॉट, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट पे कट करता है, और ऑन टू इसलिए नहीं है। तो हमने ग्राफ देख के समझ लिया
कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू इज द करेक्ट आंसर। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा f x = x²। रियल नंबर से रियल नंबर तक आपका फंक्शन दिया हुआ है, पता करना है कि 1 1 ऑन टू की क्या है। तो y = x² इज पैराबोला। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए तो देख सकते हैं कि ये ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है। सो दिस इज नॉट 1 1। ठीक, अभी क्या ऑन टू है? ऑन टू भी नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है सिर्फ ऊपर साइड है, ये y एक्सिस में सिर्फ ऊपर साइड है, नीचे साइड है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपको समझ में आ गया 1 1 ऑन टू क्वेश्चंस अगर MCQs में आ जाएंगे तो ये एक सेकेंड अप्रोच है 1 1 ऑन टू प्रूव करने की। आई होप आप समझ गए हो कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं।